नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, लगभग 1000 साल। हम बात करने वाले हैं 700 से 1750 ईस्वी के भारत की। ये वो दौर था जब हमारे देश में जबरदस्त सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। हम ये समझेंगे कि इतिहासकार इन बदलावों का पता आखिर लगाते कैसे हैं। और हाँ, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, खासकर यूपीएससी या राज्य पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चर्चा मध्यकालीन इतिहास की आपकी समझ की नींव मजबूत करेगी। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के नक्शे कैसे बदले, फिर शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे हिंदुस्तान जैसे शब्द के मायने ही बदल गए। उसके बाद हम इतिहासकारों के जासूस बनकर उनके स्रोतों को खंगालेंगे। फिर बात होगी इस दौर के बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलावों की, और आखिर में हम इस बहुत ज़रूरी सवाल पर भी सोचेंगे कि इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जैसे हिस्सों में बांटना कितना सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नक्शों से। देखते हैं कि समय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर कागज पर कैसे बदलती गई और ये बदलाव हमें क्या सिखाते हैं। जरा इन दो नक्शों पर एक नजर डालिए। इन दोनों में लगभग 600 साल का फासला है। बाईं तरफ जो अल इदरीसी का नक्शा है वो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। इसमें दक्षिण भारत वहां है जहां उत्तर भारत होना चाहिए और श्रीलंका तो सबसे ऊपर है। लेकिन 600 साल बाद का फ्रांसीसी नक्शा वो हमें काफी जाना पहचाना लगता है ना। ये दिखाता है कि नक्शा नवीसी यानी कार्टोग्राफी का विज्ञान इन सदियों में कितना बदल गया। और देखिए, यही तो इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। किसी भी पुराने दस्तावेज को समझने के लिए हमें उस दौर के लोगों की आंखों से दुनिया को देखना होगा। उनके लिए उनका नक्शा उतना ही सही था जितना हमारे लिए हमारा गूगल मैप्स। तो परीक्षाओं के लिहाज से भी याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। अच्छा, नक्शे तो बदल ही रहे थे, पर क्या आप जानते हैं कि शब्द भी बदल रहे थे? जी हाँ, और किसी भी इतिहासकार के लिए शब्दों के ये बदलते अर्थ एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकते हैं। चलिए एक बहुत ही आम शब्द लेते हैं, हिंदुस्तान। आज जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भारत, एक देश की तस्वीर आती है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज के लिए हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका था। वहीं 16वीं सदी में बाबर ने इसे पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और कल्चर के लिए इस्तेमाल किया। तो देखा आपने कैसे एक ही शब्द के मायने समय और बोलने वाले के साथ पूरी तरह बदल गए। एक और मजेदार उदाहरण है शब्द विदेशी का। आज हमारे लिए विदेशी मतलब कोई जो भारतीय ना हो, सिंपल। पर मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज का हिस्सा नहीं था, उसे विदेशी कहा जाता था। इसका मतलब हो सकता है कि दो किसान जो अलग अलग गांव में रहते थे, वो एक दूसरे के लिए विदेशी हों, भले ही उनकी जाति या धर्म एक ही क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नक्शे बदल जाते हैं, शब्दों के मतलब बदल जाते हैं, तो फिर इतिहासकार अतीत की पक्की जानकारी निकालते कहाँ से हैं? आइए उनके औजारों यानी स्रोतों पर एक नजर डालते हैं। इतिहासकारों के पास कई तरह के सुराग होते हैं, जैसे पुराने सिक्के, पत्थरों पर खुदी हुई बातें, पुरानी इमारतें, ये सब। लेकिन इस दौर में यानी 700 से 1750 के बीच लिखित रिकॉर्ड्स, जिन्हें हम पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगीं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कागज धीरे धीरे सस्ता हो रहा था और आसानी से मिलने लगा था। अब जरा सोचिए, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो हर किताब की कॉपी हाथ से बनाई जाती थी। जब कोई लिपिक यानी स्क्राइब बैठकर पूरी किताब की नकल करता था, तो जाहिर है कि अनजाने में छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती होंगी। कभी कोई शब्द बदल गया तो कभी कोई लाइन, और धीरे धीरे कॉपी की कॉपी बनते बनते असल लेख में काफी बदलाव आ जाता था। और मुश्किलें थीं। जरा इस लिखावट को देखिए। ये नस्तलिक लिपि है। कितनी घनी और कर्सिव स्टाइल में लिखी है। इसे पढ़ना और फिर हूबहू कॉपी करना कितना मुश्किल रहा होगा। नतीजा ये होता था कि एक ही किताब के कई अलग अलग वर्जन्स तैयार हो जाते थे, जो एक दूसरे से थोड़े अलग होते थे। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इतिहासकारों को एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें एक ही किताब के अलग अलग वर्जन को साथ में रखकर पढ़ना पड़ता है, ताकि वो अंदाजा लगा सकें कि अच्छा, तो ओरिजिनल लेखक ने शायद ये लिखा होगा। सोर्स बेस्ड सवालों का विश्लेषण करने के लिए ये समझ बहुत ही जरूरी है।
चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि इतिहासकार कैसे काम करते हैं, तो देखते हैं कि इस 1000 साल के दौर में असल में कौन-कौन से बड़े बदलाव आए। ये दौर इनोवेशन से भरा हुआ था। एक से बढ़कर एक नई चीजें आईं। टेक्नोलॉजी में देखें तो सिंचाई के लिए रेहट यानी पर्शियन व्हील, कपड़ा बुनने के लिए चरखा और लड़ाई के लिए तो आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स भी आ गए। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमारी प्लेट भी बदल गई। आलू, मक्का, मिर्च और हाँ, हम सबकी पसंदीदा चाय और कॉफी, ये सब इसी दौरान उपमहाद्वीप में आए। जैसे ये फारसी पहिया या रहट ही है। जरा सोचिए, इस एक आविष्कार ने सिंचाई को कितना आसान बना दिया होगा, जिससे पहले से कहीं बड़े पैमाने पर खेती करना मुमकिन हो पाया। टेक्नोलॉजी और खान-पान के साथ-साथ समाज भी बदल रहा था। सोसाइटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी। लोगों को उनके काम और बैकग्राउंड के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जाने लगा, जिन्हें जाति कहा गया। और हर जाति अपने सदस्यों के लिए खुद के नियम कानून बनाती थी, जिन्हें लागू करवाने का काम बड़ों की एक सभा करती थी, जिसे जाति पंचायत कहते थे। अब जब समाज में इतने बदलाव हो रहे हों, तो राजनीति कैसे अछूती रहती? ये वो दौर था जब तुगलक और मुगलों जैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, जिन्होंने उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक साथ शासन किया और एक तरह की राजनीतिक स्थिरता भी दी। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवाल पर। हम इन 1000 सालों को एक साथ देखते कैसे हैं? देखिए, हम इतिहास को कैसे बांटते हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को शासकों के धर्म के हिसाब से बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। पर यह तरीका उपमहाद्वीप की जबरदस्त विविधता को नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए आज के ज्यादातर इतिहासकार धर्म की जगह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों को इतिहास के अलग-अलग दौरों को मार्क करने का आधार मानते हैं। वैसे ये जो शब्द है ना, मध्ययुगीन या मिडीवल, इसमें भी अपने आप में एक समस्या है। इसे अक्सर आधुनिक यानी मॉडर्न के उल्टे की तरह देखा जाता है। जैसे कि आधुनिक का मतलब तरक्की और मध्ययुगीन का मतलब ठहराव, स्टैग्नेशन। पर क्या ये सच है? जैसा कि हमने अभी देखा, ये 1000 साल तो बदलावों और तरक्की से भरे पड़े थे। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर हम इतिहास को सिर्फ शासकों के धर्म या मध्ययुगीन जैसे आसान लेबलों से देखना बंद कर दें, तो हमारे लिए अतीत के क्या नए मायने निकल कर आएंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास की गहरी समझ के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आज हम भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन 1000 सालों की, जिन्होंने हमारे उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर इतिहासकार इतने लंबे 1000 साल के दौर की कहानी को एक साथ जोड़ते कैसे हैं? चलिए, आज हम एक इतिहासकार की तरह ही सोचते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इतिहासकारों के टूल किट पर नजर डालेंगे। फिर समाज, राजनीति और धर्म में आए बड़े बड़े बदलावों को समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में बांटा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हम जो कुछ भी जानते हैं, जो भी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, वो हमें पता कैसे चलता है? जाहिर है, इतिहासकारों को कुछ सबूत तो मिलते होंगे, है ना? तो आइए सबसे पहले इन्हीं सबूतों की पड़ताल करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इतिहासकारों के पास 2 तरह के सोर्स होते हैं। एक तो हो गई पुरातात्विक, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पुराने सिक्के, मंदिर, किले। और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिखित रिकॉर्ड्स, जैसे उस जमाने के इतिवृत्त, जिन्हें हम क्रॉनिकल्स कहते हैं, या फिर राजा महाराजाओं के फरमान। और पता है, इसी दौर में एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग बदलाव आया। कागज जो था वो सस्ता हो गया और बहुत आसानी से मिलने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि लिखित रिकॉर्ड्स की जैसे बाढ़ ही आ गई। अब देखिए, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो फिर ये सारी जानकारी बचती कैसे थी? यहीं पर आते थे लिपिक या स्क्राइब्स। इनका काम बहुत जरूरी था। ये लोग हाथ से एक एक दस्तावेज की कॉपी तैयार करते थे। सोचिए जरा। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। जरा इन 2 लिखावटों को देखिए। एक है नस्तलिक,
जो काफी साफ सुथरी और पढ़ने में आसान है, और दूसरी है शिकस्ते, जो बहुत घनी और मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पांडुलिपियों को पढ़ना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और हाँ, ये कोई आज की फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं। जब कोई हाथ से नकल करेगा तो जाहिर है छोटे मोटे बदलाव तो आ ही जाएंगे। कोई शब्द छूट गया, कोई नया जुड़ गया। और सोचिए, जब एक ही किताब की नकल की नकल की नकल सैकड़ों सालों तक होती रही तो ओरिजिनल टेक्स्ट और आखिरी कॉपी में कितना फर्क आ गया होगा। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है जियाउद्दीन बर्नी की कहानी। हुआ ये कि उन्होंने अपनी एक क्रॉनिकल लिखी 1356 में, फिर 2 साल बाद उसी का एक दूसरा वर्जन लिख दिया। और मजे की बात यह है कि इतिहासकारों को 1960 तक, जी हाँ 1960 तक, पहले वाले वर्जन के बारे में पता ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें इतिहासकारों के लिए कितनी बड़ी पहेली बन जाती हैं। तो ठीक है, अब हमें ये अंदाजा हो गया है कि इतिहासकार सबूतों से कैसे जूझते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि इन 1000 सालों में क्या क्या बड़े बदलाव हुए। शुरुआत करते हैं समाज से, यानी कि आम लोगों की जिंदगी से। ये वो दौर था जब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और ये रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल रही थी। जैसे सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे खेती बेहतर हो गई। कपड़ा बुनने के लिए चरखा आ गया। और तो और लड़ाई के मैदान में भी आग्नेय अस्त्र यानी फायर आर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। मतलब हर तरफ बदलाव ही बदलाव। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, बिना आलू, मक्का या मिर्च के हमारी जिंदगी कैसी होती? सोचकर भी अजीब लगता है ना। ये सारी चीजें और साथ में चाय और कॉफी भी इसी दौर में बाहर से आए लोगों के साथ हमारे उपमहाद्वीप में आईं, और इन्होंने हमारे खानपान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, जैसे जैसे समाज और कॉम्प्लेक्स होता गया, लोगों को उनके काम धंधे और बैकग्राउंड के आधार पर ग्रुप्स में बांटा जाने लगा। इन्हीं ग्रुप्स को जाति कहा गया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये रैंक फिक्स नहीं थे। किसी जाति का रुतबा उनके पावर और रिसोर्सेज के हिसाब से घटता बढ़ता रहता था। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? ये जातियां अपने सदस्यों के लिए खुद के नियम कानून बनाती थीं, और इन नियमों को लागू करने के लिए उनकी अपनी एक जाति पंचायत होती थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग होते थे। मतलब एक तरह का अपना छोटा मोटा गवर्नेंस सिस्टम ही था ये। तो ये तो हुई समाज की बात। अब जब समाज बदल रहा था तो जाहिर है इसका असर राजनीति पर भी पड़ना ही था। पावर के नए नए सेंटर्स उभर रहे थे, और इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप जो इस दौर में उभरा वो थे राजपूत। राजपुत्र यानी राजा का बेटा। इन्होंने अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए एक जबरदस्त पहचान बनाई। ये एक पावरफुल वॉरियर क्लास थे। लेकिन ये अकेले नहीं थे जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो रहे थे। मराठा, सिख, जाट, अहोम और तो और कायस्थ, जो कि लिपिकों और सचिवों का एक ग्रुप था, इन सब ने भी इस दौर के मौकों का फायदा उठाया और अपनी राजनीतिक हैसियत को काफी बढ़ाया। अब देखिए, समाज बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, तो क्या धर्म अछूता रह सकता है? बिल्कुल नहीं। ये दौर धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े और गहरे बदलावों का गवाह बना। हिंदू धर्म में कई बड़े बदलाव हुए। नए नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। राजा महाराजा बड़े बड़े मंदिर बनवाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो था भक्ति का विचार। भक्ति का आइडिया मतलब आप बिना किसी पुजारी या महंगे कर्मकांड के सिर्फ प्रेम और समर्पण से अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये एक जबरदस्त आइडिया था। इसी दौरान 7वीं सदी के आसपास व्यापारी और प्रवासी अपने साथ कुरान की शिक्षाएं भी भारत लेकर आए। धीरे धीरे इस्लाम भी इस उपमहाद्वीप के धार्मिक ताने बाने का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया, और इसके मानने वाले, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य रूप से शिया और सुन्नी समुदायों में विभाजित थे। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी, समाज, राजनीति, धर्म, इतने सारे बदलाव देख लिए। अब सवाल ये है कि इतिहासकार इन सबको एक साथ समझते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि वो समय को यानी हिस्ट्री को पीरियड्स में बांटते कैसे हैं। देखिए, 19वीं सदी में जब ब्रिटिश इतिहासकार भारत का इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीका निकाला। उन्होंने शासकों के धर्म के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और फिर ब्रिटिश काल। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार इस तरह के बंटवारे को सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी दौर में सिर्फ एक ही धर्म नहीं होता, और सिर्फ राजा के धर्म से पूरे समाज को नहीं समझा जा सकता।
इसलिए आज के हिस्टोरियंस आर्थिक और सामाजिक बदलावों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जब वो इतिहास को पीरियड्स में बांटते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर इतिहास को बांटने के ये सारे तरीके, ये सारे लेबल्स हमारे ही बनाए हुए हैं, तो फिर हम अपने अतीत को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उसे नाम देते हैं, वो हमारे अतीत से ज़्यादा शायद हमारे आज के बारे में बताता है ना? सोचने वाली बात।